हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी EMRS की TGT लाइब्रेरी की क्वेश्चन आंसर की मैराथन करेंगे। यानी कि क्वेश्चन आंसर की जो मैराथन चल रही है और कल से आपकी क्वेश्चन आंसर की मैराथन शुरू हो गई है और बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे थे प्रैक्टिस कराओ। तो इसमें आपको प्रैक्टिस का पता चल रहा है और आपको क्या करना है ये मैंने आपको कल बताना भूल गया था। तो जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यानी कि रोज़ आपको 30 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आपको 30 क्वेश्चन को याद करना है और याद करके एक बार ज़रूर कमेंट करना है कि आपको 30 क्वेश्चन में से कितने आपको याद हुए हैं। यानी कि 30 क्वेश्चन में से याद करना, यानी कि अगर इस सीरीज़ को अच्छी तरह से यानी कि अपने एग्ज़ाम में लेके चलना है तो आपको ज़रूर ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी वो फ़ायदा नहीं है इस सीरीज़ का। मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ और आप क्या करो, उन्हें क्वेश्चनों को देखो और मूर्ख दर्शन की तरह एक बार देखकर और वही चीज़ें जैसे कहते हैं ना, फिर आखिरी में बच्चे कहते हैं कि यार मेरा एग्ज़ाम पास नहीं हो। एग्ज़ाम पास ना होने का तरीका यही है कि आपको क्या करना है, एक बार देखना है और उसे फिर याद करना है, देखना है याद करना है, देखना है याद करना है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आज की हमारी क्लास है क्लास 2 और क्लास 2 में हम चलिए समय व्यर्थ न करते हैं। अगर किसी बच्चे को यानी कि कोई भी बच्चा लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा है और यानी कि नेट की तैयारी कर रहा है लाइब्रेरी में, तो आप नेट का बुक ले सकते हैं। इसमें सारे पेपर हैं यानी कि प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हैं और कीमत रखी गई है 100 रुपये। और UGC नेट है, पॉलिटिकल हो किसी का, हिस्ट्री हो, एजुकेशन हो, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में उसकी बुक मिल जाएगी। और UGC नेट इंग्लिश और हिंदी की बुक मिल जाएगी, वो कीमत रखी गई है 100 रुपये। और जो बच्चे लाइब्रेरी की यानी कि UGC नेट राजस्थान लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये बुक मिल जाएगी, कीमत रखी गई है 30 रुपये यानी कि, और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए समय व्यर्थ करते हुए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं, क्योंकि टाइम देखो ऐसा टाइम है अभी थोड़ा सा हमें क्विकली चलना पड़ेगा। और बच्चों आपको जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं यानी कि एक नाम तो मुझे बताना ठीक नहीं है, पर देखो जो भी आप कर रहे हो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जनरल पेपर में, या फिर कल भी मैं आपको कह रहा था, जनरल पेपर और लाइब्रेरी क्लास एक एक आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि अगर आप ये मान के चलो मैं और ऋतु मैडम सारे हम तो मिलकर एक दिन में जनरल पेपर की क्लास सारी डाल देंगे, क्योंकि 10 ही टॉपिक होते हैं हर टॉपिक में, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी में। अगर मैं आपको मान के चलो एक दिन में मैंने आपको सारी क्लास दे दी तो आप क्या याद कर पाओगे? हर बच्चे को कैपेबल, यानी कि देखो मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ और साइकोलॉजी फील्ड में हूँ, काउंसलर भी हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चा कितना गेन कर पाता है और हर बच्चे की कितनी कैपेबिलिटी। आप अगर एक दिन में सारी क्लास देखना शुरू करोगे तो एक टाइम यानी कि एक लिमिट आती है माइंड की, तो उसे लगने लगता है कि ये मैंने पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है। तो इसलिए जनरल पेपर में जैसे अभी चल रही है, जनरल पेपर में क्या हिंदी क्लास चल रही है, हिंदी के बाद क्या हो जाएगी, इंग्लिश की क्लास हो जाएगी, इंग्लिश के बाद आपकी पेडागोजी आ जाएगी। तो यानी कि सारी क्लास आपकी हो जाएंगी और सारी क्लास एक जनरल एक लाइब्रेरी, एक जनरल एक लाइब्रेरी, इस तरह मिलते जाएंगी। तो क्या होगा, आपको पढ़ने में और नोट्स बनाने में और समझने में आसानी होगी। और वही अगर मैं एक साथ इस तरह बनवा के यानी कि ऋतु मैडम और हम बना के डाल दें तो क्या होगा, आप यार ये भी क्लास छूट गई मेरी, ये भी क्लास छूट गई, ये भी क्लास छूट गई, ये भी क्लास छूट गई, तो वो रहेगा। ठीक है, एक दिन में इतना पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो। चाहे एक दिन में आप जो जनरल क्लास और आपकी ये क्लास और आपकी मैराथन क्लास आ रही है उनको आप उसी क्लास को उसका क्या करो, एक दिन का बेनिफिट उठाओ। एक दिन के जो आप क्लास आ रही है, 3 क्लास आ रही है, तो आप उससे क्या करो, मैक्सिमम उसे 2 बार 3 बार देख लो। क्या होगा उससे, क्या होगा, आपका माइंड, यानी कि जब हम पहली बार रीडिंग करते हैं तो वो नॉर्मल होती है, दूसरी बार रीडिंग में होता है हमें सब थोड़ा बहुत उनकी समझ में आने लगता है कि क्या इसमें क्या बात हो रही है, और तीसरी बार में ये होता है कि हमें उसकी पूरी कहानी समझ में आ जाती है। इसलिए किसी भी चीज़ को 3 बार मैक्सिमम पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो ये पढ़ रहे हैं हम, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1971 में चलिए एक मिनट रुकिए, मैं इसे मिटा, हाँ। तो क्वेश्चन था हमारा, 1971 में दामोदर समिति की नियुक्ति कार्य की समीक्षा हेतु की गई थी, यानी किसके द्वारा की गई थी? भाई देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए और आपका दिमाग ना चले, ठीक है, कुछ नहीं करना,
आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले देखो इसमें अटपटा क्या है। पहला आएगा मेडिकल, ये अटपटा नहीं है, ये नॉर्मल है। ये क्या है, नेशनल साइंस लाइब्रेरी नॉर्मल है। अब बचा क्या, एग्रीकल्चर और पॉलिटिकल। यानी एग्रीकल्चर की बात आपने कहीं ना कहीं अपने जो जीवन में लाइब्रेरी का कोर्स करा है उसमें सुनी होगी। अब अटपटा क्या बचा, अटपटा बचा यानी कि पॉलिटेक्निक लाइब्रेरी की। तो इसकी जो दामोदर वाली बात आएगी तो वो आ जाएगी पॉलिटिकल, यानी कि सॉरी पॉलिटिकल बोल रहा हूँ यार, पॉलिटेक्निक की बात। देखो अभी पॉलिटिकल की जो बच्चों को पढ़ा है तो वही चीज़ आती। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा, इसमें इसका आ जाएगा पॉलिटेक्निक की बात आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पुस्तकालय विकास हेतु कॉलेज में कुल बजट 10% व्यय करने के लिए किस आयोग ने कहा था, या किस एक आयोग की सिफारिश थी। कल भी मैंने आपको बताया था, आपको मैंने एक कहानी और बताई थी। यानी कि क्या कहानी बताई थी, 6.5 से 10%। और 10 इसमें लाइब्रेरी की किसकी बात आई थी। और दूसरा मैंने आपको क्या कहा था, 100 रुपये 40 रुपये वाली बात बताई थी, 100 रुपये 40 रुपये वाली बात बताई थी। फिर इसके बाद जब आगे चलते 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 इसमें जो खर्च की जो आ गई थी बात, इसमें 25 रुपये प्रति छात्र, यानी कि 25 रुपये प्रति छात्र वाली बात बताई। चलो ना बताइए तो ये देख लो, 25 रुपये प्रति छात्र तथा 300 रुपये शिक्षक टीचर की बात आई थी। यानी कि इसमें क्या आया था, टीचर की बात आई थी। और ये कब हुआ था, 66 की बात आई थी। यानी 66 में जब रिपोर्ट आई थी तब की बात है। अब ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। यानी कि जब भी एजुकेशन की बात आए या फिर जब भी इस तरह की बात आए तो रंगानाथन या फिर इस तरह मत जाना, इस तरफ चले जाना आप कोठारी पे। यानी कि एजुकेशन में बात चल जाए तो कोठारी पे चले जाना। यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन भारत की संतुष्टि नहीं करता। यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन इंडिया। यानी कि थोड़ा बहुत इंग्लिश में पढ़ लेना चाहिए, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें हिंदी में गलत लगे या फिर इंग्लिश में, इसलिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लिया क्वेश्चन। तो क्या कहता है, यानी कि कौन किस चीज़ की बात कहता है। देखो पहला क्या है हमारा, प्रिपेयर ऑफ ए, ये तो होगा नहीं। दूसरा ग्रंथालय प्रबंधक अधिकारी, ये भी नहीं होगा। अच्छा देखो आंसर तो यहाँ छिपा पड़ा है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन क्या कह रहा है, एजेंसी है। और ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पेरिस समिति, यानी कि पेरिस समिति यूके का गठन किस को सलाह देने के लिए हुआ था, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर हम किस लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, हम किस लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी की। और यहाँ पर सारी ही एकेडमिक लाइब्रेरी, यानी 2 एकेडमिक लाइब्रेरी हैं। एकेडमिक लाइब्रेरी कौन कौन सी है, 2। अब यूके की बात आ रही है तो यू से क्या होता है, यू से होता है यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कहते हैं, किसी समिति आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि, यानी किस समिति आयोग ने सुनिश्चित किया कि इंपीरियल पुस्तकालय कॉपीराइट पुस्तकालय के रूप में निर्देशित किए जा सकता है। यानी विच कमेटी या कमीशन रिकमेंडेशन दैट इंपीरियल लाइब्रेरी बी डिज़ाइंड एज अ कॉपीराइट लाइब्रेरी। अच्छा ठीक है, तो कॉपीराइट लाइब्रेरी का, यानी कि इसका तो आंसर सबको पता होगा। इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पहला ही आंसर है। आपको मैंने कहा था कि फैजी जो कमीशन है आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान कर लेना। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, चाहे आपको घुमा फिरा के पूछा जाए, कॉपीराइट डिज़ाइनिंग में आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका निम्नलिखित समितियों को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के क्रम के अनुसार लगाइए। यानी कि इसे क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग कहना है। अब अरेंज द फॉलोइंग की बात आ जाएगी तो सबसे पहले
तो क्या होगा, यानी कि अब अरेंज करना है। अब सबसे पहले आता है लाइब्रेरी कमेटी, फिर कमेटी ऑफ नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, रिव्यू कमेटी, अब आता है करिकुलम डेवलपमेंट। अच्छा, अब आपसे मैं पूछने लगूँ कि सबसे पहले जो पुस्तकालय है, आपका आंसर क्या होगा अगर इसे लेके चलें? तो सबसे पहली जो हमारी कमेटी है वो क्या है? पुस्तकालय समिति। जब पुस्तकालय समिति की बात आती है किसी भी लाइब्रेरी की, हमने आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या था, इसका आंसर हो जाएगा 1957। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1957। अब 1957 आ जाएगा तो नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी आपकी? नेक्स्ट आपकी देखो, जब ठीक है, तो पहला क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब दूसरा आ जाएगा विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय था आपका 1988 में, और जो रिव्यू थी आपकी आई थी 1961 में, और इसके बाद था करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट आ गई थी आपकी, ये 93 में आई थी। ठीक है, तो 93 में, तो ये आपका हो जाएगा 90। इस हिसाब से बैठा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। ठीक है, अब आप आंसर लगा लेना इसमें कोडिंग में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किस शिक्षा यानी शिक्षा आयोग ने व्यक्त किया था कि किसी भी संवेदनशील संस्था के लिए किसी इससे ज़्यादा, देखो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये कंफ्यूजन करने वाली थी। देखो अब देखो इसमें क्या कह रहा है, किसी भी शिक्षा आयोग यानी किसी शिक्षा आयोग ने व्यक्त किया था कि जो लाइब्रेरी है अगर वो यानी कि नकारात्मक उसमें जाती है तो क्या कर रहे हो, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। वही चीज़ यहाँ कह रहा है, और ये टर्म बहुत बार पूछी गई है तो इसलिए मैंने भी एक बार रोक के दोबारा पढ़ा। यानी किस शिक्षा आयोग ने व्यक्त किया था किसी भी सर्वाधीनशील संस्था में, यानी कि जो बड़े संस्था हैं, ग्रोइंग संस्था है के लिए सबसे ज़्यादा यानी कि नुकसानदेह यानी नकारात्मक या नुकसानदेह नहीं हो सकता कि अपने ग्रंथालय की उपेक्षा अथवा उसे कम प्राथमिकता दे। यानी कि विच एजुकेशन कमीशन ऑब्जर्व टू नथिंग कैन बी मोर डेंजरिंग टू ग्रोथ डेवलपमेंट देन द यानी कि नेग्लेक्ट इट्स लाइब्रेरी और गिव इट लो प्रायोरिटी। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, यानी कि इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, कोठारी आयोग कहता है ये बात। यानी कि सीधे सीधे बात ये मान के चलो। अब आपका जैसे कि मान के चलते नॉलेज हाउस घर का क्या माना जाता है, दादा दादी को माना जाता है या फिर जो आपका बड़ा होता है वो उन्हें माना जाता है। अब नॉलेज हाउस ही क्या नाम सही नहीं हो तो क्या आपका घर चल पाएगा? नहीं, वही बात आती है लाइब्रेरी की। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे मैच द फॉलोइंग में। मैच द फॉलोइंग में ये देखो सबसे पहले आती है आपकी कैरिकुलम यानी कि कैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, यानी कि आपका है पुस्तकालय यानी पाठ्यचर्या विकास समिति। पाठ्यचर्या विकास समिति आपकी आ जाएगी 19, रुक जाओ मैं लिख देता हूँ 19, यहाँ पे लिख देता हूँ 1992। ठीक है, फिर आती है पाठ्यचर्या समिति CK कृष्णरप्पा, यह आ जाएगी 2000 में यानी कि 2001 में। फिर आती है आपकी पुस्तकालय पर कार्य समिति, ये आ जाती है 1964। और लाइब्रेरी मूवमेंट आपको पता ही है 1910 बड़ौदा लाइब्रेरी, ये तो सबको पता है। अगर ये नहीं पता तो आप थोड़ा सा दोबारा पढ़िए, क्योंकि बड़ौदा लाइब्रेरी का जिसे नहीं पता मैं दोबारा कह रहा हूँ कि बड़ौदा लाइब्रेरी से हमारे लाइब्रेरी के बहुत सारे मूवमेंट शुरू हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए बड़ौदा लाइब्रेरी को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी कि जहाँ CC को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं हम, CC तो इम्पोर्टेंट है ही, अगर DDC यानी कि लाइब्रेरी मूवमेंट को यानी लाइब्रेरी को पढ़ना है तो बड़ौदा लाइब्रेरी यानी 1910 से लेकर 1950 के आसपास तक सारे मूवमेंट आपको पता होने चाहिए। यानी 50 का तो छोड़ दो, मैक्सिमम कोठारी आयोग तक तो सारे पता होने चाहिए आपको, क्योंकि लाइब्रेरी के मूवमेंट बहुत तगड़े मूवमेंट हैं और इसी से क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। चलिए एक और मैच द फॉलोइंग आ गया। अब आता है पुस्तकालय
परामर्शदात्री समिति, ठीक है। जो है वो कब आएगी, ये आएगी आपकी 57 में, यानी कि 3 नंबर में चला जाएगा, 1 नंबर। फिर आता है रिव्यू, रिव्यू अभी पढ़ा था हमने, रिव्यू कब आएगा 61 में, यानी कि 61 में 2 नंबर आ जाएगा। DRTC, DRTC क्या है, DRTC आपका डॉक्यूमेंटेशन यानी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च, याद कर लेना DRTC, पहले DRTC का समझ लो, DOCUMENTATION, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, ये है आपका। तो और ये आया कब, ये आया था 62 में, यानी कि 3। फिर आता है यानी सरदार ग्रंथालय समिति, ये आपका आ जाएगा 63, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किस समिति ने ये यानी कि जो विच कमेटी रिकमेंडेशन डाटा इंपीरियल लाइब्रेरी डिज़ाइन, ये आपको पता है, आपको मैंने करा चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 इसका 10 का पहला हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वर्ष 1989 में DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में अधिकृत समिति के उद्देश्य क्या थे, यानी इसमें से उद्देश्य पूछे गए हैं, तो उद्देश्य आप बताइए क्या थे। चट्टोपाध्याय समिति के यानी कि आपके चट्टोपाध्याय जी किसके लिए फेमस थे और किसके जो इनके उद्देश्य में से, यानी कि ये उद्देश्य दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है, NIP 1986 की अनुशंसाओं के निर्धारित करता है, पुस्तकालय के संबंध में सरकार के लिए निर्णय बिंदु करता है। और देखो जब हम इस तरह की बात लेके चलेंगे, पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मान के चलता हूँ मैं, UGC का क्वेश्चन है और ये पूरा क्वेश्चन नहीं है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि ये पूरा कंप्लीट ऑप्शन है क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये पूरा क्वेश्चन ही है, यानी कि UGC में भी इसका आंसर स्टार में लगा हुआ है, तो आपको इसे छोड़ दीजिए। चलिए पर हाँ ये ध्यान करना, जो चट्टोपाध्याय जो थी चट्टोपाध्याय समिति, इसी टाइम पर आपको मैंने कल भी बताया था, जब चट्टोपाध्याय समिति आती है, चट्टोपाध्याय समिति में आपका इसका नाम था NAPLIS, याद कर लेना NAPLIS, ठीक है। और इसका नाम क्या, फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म आपसे पूछने लगे, नेशनल पॉलिसी क्या है, नेशनल पॉलिसी POLICY पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी। आगे बताओ, कल मैंने आपको बताई थी फुल फॉर्म, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी, मैंने लिख दिया आपको। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 12 देखते हैं। दामोदरन समिति को किसके कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए 1971 में नियुक्त किया गया था। अब बताओ, जहाँ पर आपको अभी मैंने बताया था, दोबारा क्वेश्चन वही घुमा फिरा के आ गया, यानी कि आपसे मैंने क्या कहा था, जो अटपटा मिले 1 2 3 ये कटवा दी थी मैंने, फिर दोबारा आ गया पॉलिटेक्निक। यानी कि ये क्वेश्चन जो हैं आपके इसलिए उठाए गए हैं कहीं ना कहीं से, जो आपको पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यानी कि अब ये मान के चलो ये क्वेश्चन अलग है कि नहीं है, उसमें भी इस तरह अलग पूछा गया था, और क्वेश्चन में अलग क्या है, बस वर्डिंग अलग है, थोड़ी सी पूछा वही है, दोबारा क्वेश्चन है और ऑप्शन अलग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित को उनके प्रकाशन के प्रथम वर्ष से आरोही क्रम में लगाना। अरेंज द फॉलोइंग की बात करें, अब अरेंज द फॉलोइंग की बात आ रही है तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या आया था। अब अरेंज द फॉलोइंग की बात आएगी तो आपको पता भी होना चाहिए कैसे कैसे आए हैं, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इस तरह की बात आती है। तो सबसे पहले आता है आपका अंग्रेजी शब्दों का रजिस्ट्स की सोर्स या शब्दकोश, यानी कि सबसे पहला आ जाएगा 4 नंबर 1852 आएगा। 1852 के बाद ये आपका कहाँ गया, ये आ जाएगा 1884,
84 के बाद BNB आ जाता है, 1950 और ये आ जाता है INB यानी कि 1958 आज़ादी के बाद। ठीक है, ये इस तरह से क्रम है और क्रम के हिसाब से आप इसमें डिसाइड कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कथन और कारण का क्वेश्चन है, यानी कथन और कारण के क्वेश्चन भी आजकल इस तरह के आने लगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कथन और कारण भी क्या है। यानी कि मुख्य उच्चारित, यानी कि जो ये कह रहा है वर्डिंग ऑफ माउथ इज़ वन ऑफ द, यानी कि जो कह रहा है मुख्य से, यानी कि मुख से जो निकलता उच्चरित शब्द प्रोन्नति तकनीक में से एक, जिसके लिए किसी भी प्रकार के धन के व्यय की आवश्यकता नहीं हो, इसकी यानी इसका प्रयोग LIS उत्पादों और सेवाओं की उन्नति के लिए किया जाता है। मुख्य से उच्चरित शब्द तकनीक का प्रयोग पुस्तकालय में कम प्रयोग किया जाता है। वर्डिंग ऑफ माउथ टेक्निक इज़ हार्डली used in library. Wording of mouth is one of the promoted technology which does not require में, यानी कि सीधे सीधे बात ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि आपको इसका आंसर क्या होगा। देखो दोनों ही चीज़ें, यानी कि A और R दोनों ही चीज़ें आपको क्वेश्चन कराए इसलिए जा रहे हैं कि जिससे आपको क्या हो कि आपको समझाया जा सके कि इन क्वेश्चनों में भी टेक्निक है। यानी कि ये नहीं कि क्वेश्चन में जैसे मैं आपको बहुत सारे या फिर कोई सभी मान के चलिए कोई आपको क्वेश्चन पढ़े आंसर बता दे, क्वेश्चन पढ़े आंसर बता दे, वो मैक्सिमम 10 मिनट का काम है। और अगर क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक, यानी कि एक क्वेश्चन में आपको 10 इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, तो ये है आपका क्या है, क्वेश्चन के साथ साथ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का एक साधन है। चलिए आगे चलते हैं। सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताओ किससे संबंधित है? तो रेट ऑफ, यानी कि प्रचलित की दर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर ये कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया। कथन और कारण, पुस्तकालय को सूचना और ज्ञान के स्थानीय केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक ज्ञान के द्वारा बनाना चाहिए। पुस्तकालय को अपनी संग्रह और सेवाओं के अनुसंधानीकरण तथा समुदाय आधारित सूचना प्रणाली के विकसित करने के लिए अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल राइट है। हमें क्या करते हैं, लाइब्रेरी लोन लेते हैं तो हमें क्या कहा जाता है, जब प्रोफेशनल तौर पे बात करी जाती है तब क्या कहा जाता है कि सबसे संबंध बनाओ, सबसे संबंध बनाओ, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता। तो इसलिए A और R दोनों हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही है, दोनों सही है। चलो इसमें और क्या है, अरेंज द फॉलोइंग, यानी कि अरेंज करना है। अब अरेंज द फॉलोइंग आ जाएगी। तो अरेंज द फॉलोइंग में क्या है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली, यानी कमेटी ऑन द नेशनल नेटवर्किंग सिस्टम इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, KP सिन्हा रिव्यू कमेटी और दिलीप DP चट्टोपाध्याय। अब DP चट्टोपाध्याय का मैंने अभी क्या हमने जब बात करी थी, DP चट्टोपाध्याय किस लिए फेमस है, कोई बताओ। DP चट्टोपाध्याय किस लिए फेमस है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, DP चट्टोपाध्याय किस लिए फेमस है? कोई बता सकता है DP चट्टोपाध्याय किस लिए फेमस है? देखो सबसे पहले हमारी आ जाएगी KP सिन्हा कमेटी 58 में, यानी कि आपको मैंने बताया था 58 में थी ये कमेटी, 1958 में, 1958 है, याद कर लेना। फिर इसके बाद जब हमारी आ जाती है कांगी रिव्यू कमेटी, यानी समीक्षा कमेटी आ जाएगी 61 में, 61 के आसपास की ये कमेटी है। फिर आ जाती है हमारी राष्ट्रीय सूचना एवं नीति, यानी कि राष्ट्रीय सूचना जो है उसकी नीति वाली जो कमेटी है इसका, यानी DP चट्टोपाध्याय कमेटी। और DP चट्टोपाध्याय कमेटी कब आई थी बताओ? 80, यानी कि जब हमारी क्या बनी थी एजुकेशन सिस्टम, 86 या 85 86 के आसपास। अब लास्ट बचा है विश्वविद्यालय, यानी कि जो विश्वविद्यालय क्या था, यानी कि 1988। तो ये आप अरेंज कर लेना, इसका आंसर इसमें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी संस्थानों और उनके अवसंरचना में सुधार के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए
छोड़ दीजिए इसे, ये आपका यानी कि आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ना आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नेट के लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है, वही 65 वाली बात कर रहा है। 65 वाली कमेटी मैंने अभी आपको क्वेश्चन दोबारा कराया है, तो दोबारा कराने का मतलब ये है कि आपको कहाँ पता चलेगा, यानी कि इसमें क्या कहा गया है। देखो, इसमें कहा गया है किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5 अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने के लिए एक तरह से नियम बनाया था। वो क्या था, सिफारिश करी थी, तो किसने करी थी, राधाकृष्ण कमेटी। और राधाकृष्ण कमेटी की जब राधाकृष्ण कमेटी और कोठा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राधाकृष्ण और एजुकेशन में आप कन्फ्यूज़न हो रहे थे। बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ लगा देते कोठारी नहीं है, राधाकृष्ण है। ध्यान कर लेना, कहाँ पर विश्वविद्यालय पूछा गया, कहाँ पर कॉलेज पूछा गया, ये भी ध्यान कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में पुस्तकालय और सूचना यानी सूचना व्यवसाय से निम्नलिखित थे, यानी इनमें से कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या होगा बताओ। अगर इसके हिसाब से लेके करेक्ट कौन से हैं, तो करेक्ट आपके आ जाएंगे, ए सही है, बीपी मंगला यानी कि ये आ जाएगा, और बीपी मंगला आ जाएगा, यानी कि सी भी आ जाएगा, यानी कि गुप्ता भी आ जाएगा, और आपका डी भी आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 ये आ जाएंगे। ठीक है, सी नहीं होगा आपका, तो इसी हिसाब से लगा लेना आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, हैप्टिक्स इज़ ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट यूज़, यानी हैप्टिक्स एक औपचारिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है। किसके लिए यूज़ होता है, यानी कि जब ये कम्युनिकेशन वाला आप चैप्टर पढ़ोगे, यानी संचार वाला या संचार वाले में प्रकार और सिद्धांतों पढ़ते हैं ना हम, हैप्टिक्स जब नेट में पढ़ते हैं, तो वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो आपका था टच टू कम्युनिकेटिंग, यानी कि इसका संप्रेषण हेतु संप्रेषण करने की, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा टचिंग टू कम्युनिकेट, 2 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर अरेंज द फॉलोइंग आ गया। अरेंज द फॉलोइंग आपका अरेंज द फॉलोइंग में पूछा गया है, इसमें अरेंज करना है, तो अरेंज करने वाली बात आएगी। सबसे पहला आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डांस ऑफ मोड, यानी कि इसका आ जाएगा 48 90, एक मिनट, इसमें आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका 1948। फिर आता है आपका इंटीग्रेटेड, एक मिनट, इंटीग्रेट ये आ जाएगा 1954, और एसएमएस यानी कि एसएमएस ये आ जाएगा 1960, और लास्ट बचा आपका 1968। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। संचार का ABX मॉडल किसने तैयार किया, यानी कि ABX मॉडल जो तैयार किया था वो किसने किया था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, थियोडोर M न्यूकॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। संप्रेषण की उस प्रणाली को क्या कहा जाएगा जिसमें प्रेषण दोनों दिशाओं में होता है परंतु एक समय पर ही एक ही दिशा में होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका। देखो, जब इस तरह की बात आए तो आपको मैंने बताया था इसका यानी कि इसका क्या आंसर था, डी था, उसका था इसका डी। और जब संप्रेषण की बात आती है तो आपने XBA वाली जो थ्योरी थी वो भी पढ़ी होगी, तो यानी प्रेरक, इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी। अब इसमें क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाफ डुप्लेक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, हाफ डुप्लेक्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो टर्म है हम पढ़ते हैं कंप्यूटर में, आपने डुप्लेक्स वाली जो टर्म्स है, ये सिंप्लेक्स, ये वायरिंग जो है, ये सारी कम्युनिकेशन में जब आप नेटवर्किंग में पढ़ते हो तब की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। संप्रेषण यानी कि संप्रेषण की समस्या सामान्य प्रणाली सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है,
तो इसका आंसर क्या होगा, इस किसने प्रस्तुत किया है। अभी जो आप सोच रहे होगे ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ के हैं, ये सारे आपके यूजीसी नेट के क्वेश्चन हैं। और कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी कहा था कि नेट या जितने भी लाइब्रेरी के पेपर हैं हमें सारे करने हैं, और सारे के सारे आपके लिए सामने आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बताओ। देखो, जब आप इस तरह की चीज़ें देखो, पहली बात तो संप्रेषण की सामान्य प्रणाली सिद्धांत, यानी कि जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है, तो कम्युनिकेशन का पता भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन की बात क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बार्टलेनिफिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आपको अगर इस तरह के जो जैसे कि वर्डिंग है, यानी कि इस तरह की वर्डिंग आपको समझ में ना आए, या फिर जो भाई देखो अंग्रेजों के नाम अटपटे थे, अब अटपटे से याद तो करने पड़ेंगे, पर आपको जो याद ना करने समझ में आए तो आप क्या कर दो, इसको छोटा कर दो, और छोटा करके LVB कर दो से, ठीक है। जैसे रॉबर्ट टी ये है तो इसे कर दो RTC कर दो। यह WR इतना है तो इसे कर दो WRA। तो इस तरह से आपको क्या है, नाम याद करने में आसानी होगी। भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए, हमें हिंदी मीडियम में हो, यानी कि हम भी हिंदी मीडियम से ऊपर अंग्रेजी थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, तो इसलिए उसे क्या कर देते हैं, हम छोटा कर देते हैं। जैसे आजकल क्या चल रहा है, लोग बागों के पास टाइम नहीं है, तो क्या करते हैं, रोटी में सब्जी घुसा लेते हैं और उसे नाम क्या दे दिया, रोल, चिकन रोल, पनीर रोल। तो जब टाइम नहीं है इसलिए तो वो रोल का इजाफा क्यों हुआ था, इसलिए तो इजाफा हुआ था, तो वही था अब रोल का। चलिए वो बाद में बात करेंगे। संप्रेषण के स्वव्यवहारिक मॉडल का सुझाव किसने दिया था, बताओ। संप्रेषण के तो उसके थे डीन बार्टलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर DB, यानी कि DB। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा संचार का मॉडल निरूपित किया गया है। तो संचार का मॉडल किसके द्वारा है, यानी संचार मॉडल जो है अभी हम पढ़ रहे थे, तो वो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा वीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सैनोन और वीर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संचार का नमूना नहीं है, यानी संचार का नमूना नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेंटेज नमूना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये सारे कम्युनिकेशन के, यानी कि आपका पहला कम्युनिकेशन के तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए हैं, तो वही आपका फिर दोबारा वो क्वेश्चन वही पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसे छोड़ दीजिए, जब दोबारा आए तो आपको बता देता हूँ पहला ही आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट पढ़ते हैं हम। औपचारिक संचार किस प्रकार आधारित होता है, यानी किस पर आधारित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्केलिंग चेन, यानी कि स्केलर चेन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये थे यानी कि आपके 30 क्वेश्चन थे, और ये 30 क्वेश्चन आपको अब जब क्वेश्चनों के कराए जा रहे हैं तो आपको लग रहा है यार ये तो कभी पूछे ही नहीं गए, ये तो सिलेबस में है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। ये इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि आपको लाइब्रेरी की तैयारी करने से पहले, मैंने EMRS की जब तैयारी कर रहे थे तब आपको एक बात कही थी कि हमें UGC नेट से लेकर और जो XYZ, यानी कि जैसे राजस्थान का ग्रेड 3 का पेपर है, सारे पेपर करने हैं, तभी हमारी मेहनत सफल होगी। यानी कि प्रैक्टिस में कुछ भी आ जाए आपको पता होना चाहिए, चाहे आपको एक बार को मान के चले, जैसे हिंदी मीडियम है या कोई भी इंग्लिश मीडियम में कुछ भी है, आपको चाहे क्वेश्चंस का वर्डिंग पढ़ा ना जाए, ठीक है, क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ा ना जाए, तब भी आपको लाइब्रेरी का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो KVS का पेपर दे के आए हैं, DSSB का पेपर दे के आए हैं, उनको पता है कि क्या हालत हुए हैं इस पेपरों में। भाई पुराने क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं, पर पुराने क्वेश्चनों में
क्या घुमा फिरा के पूछ दी कहानी। और हरियाणा वालों ने क्या इतने होशियार हो गए हरियाणा वाले बच्चे कि जो सारा पेपर 65 तक लेके आ गए, यानी कि 165 इतने नंबर कैसे लेके आ गए। तो वो कहानी थोड़ी सी अटपटी है ही। और भाई देखो, एक कहावत है, अंधा बाटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे, तो वो भी आजकल वो भी कहानी चल रही है। तो इसलिए अब भाई जब हमारे पास कोई सोर्स नहीं है या फिर हमें अपनी मेहनत से करना है, तो हमें क्या करना है, जो बच्चा 10 बार अगर इन सब चीज़ों की तैयारी करेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि 10 बार वो आँख बंद करके बैठा है। भाई 10 में से 1 बार तो उसे याद होगा ही, 2 बार याद होगा, और 10 बार जिसने याद कर लिया तो उससे मैं चाहे भाई वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि उसने 10 बार याद किया है। और वही जैसे कहानी है ना, वो कौन सी पिक्चर है जिसमें वो गाना है, 4 पट्टे चक लेंदे, इस तरह का गाना है वो, चाइना कुछ नाम है उसका, नाम पिक्चर का, जिसमें अक्षय कुमार है। तो वो क्या कहता है, वो जब तैयारी कराता है यानी कि मार्शल आर्ट सिखाता है, तो क्या कहता है, मुझे उससे डर नहीं है जो तुम रोज़ मतलब सीख रहे हो, मुझे उस मूव से डर है जो तुमने 1 लाख बार तैयारी करी। यानी कि जो तुम इस तैयारी को कर रहे हो उससे डर है। वो तैयारी जो है आपको क्या करेगा, पक्का बनाएगा। तो इसलिए सारे के सारे उठा के कोई सा पेपर में से आपको जो 30 क्वेश्चन है इधर से उठाए उधर से उठाए, आपको क्या कर रहा हूँ, आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।